पिछले एपिसोड में जापान में अचानक से एक गेट अपीयर होता है और उस गेट के पार से एक एंशिएंट आर्मी और कुछ अजीबोगरीब क्रिएचर्स जापान पर सीधा हमला कर देते हैं। लोगों में अफरा तफरी मच जाती है और इस खूनी हमले में काफी लोग मारे जाते हैं। जापान इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए फौरन अपनी आर्मी तैनात करता है और कुछ वक्त की भयानक लड़ाई के बाद हर एक हमलावर को खत्म कर दिया जाता है। लेकिन इस इन्वेजन ने लोगों के दिल में एक गहरा डर बैठा दिया है कि कहीं हम पर ऐसा अटैक दोबारा ना हो जाए। इसलिए इस खौफ को जड़ से मिटाने के लिए जापान की गवर्नमेंट डिसाइड करती है ये खतरा जहां से आया था उसे उसकी दुनिया में जाके खत्म किया जाएगा। अब आगे दूसरे वर्ल्ड में मोल्टी एम्पायर के राज दरबार में खामोशी छाई हुई है। हर चेहरा टेंशन से भरा हुआ है। महामंत्री दुख का इजहार कर रहे हैं। महाराज, हमने अपने इंपीरियल आर्मी के 60,000 सिपाहियों को खो दिया है। राजा का चेहरा सख्त हो जाता है। उसकी आंखों में एक नया डर है। आखिर हमारा मुकाबला किस टाइप के मॉन्स्टर से हो रहा है? अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी पकड़ कमजोर होता देख हमारी प्रिंसिपल स्टेट्स हमसे बगावत कर लेंगी। फिर कुछ और सलाहकार कहते हैं, महाराज, हमें अपनी एम्पायर की पूरी ताकत लगाकर उन्हें रोकना ही होगा, वरना हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम फैंटेसी वर्ल्ड के एक बड़े आर्मी कैंप को देखते हैं जहां मोल्ट एम्पायर ने जापानीज आर्मी के इन्वेजन के खतरे को देखते हुए अपने अंदर आने वाली कई छोटी छोटी एम्पायर से मिलिट्री बुलाई होती है। उनमें से एक अल्बी एम्पायर के राजा दुरान भी होते हैं जो इन सभी प्रिंसली स्टेट्स में सबसे ताकतवर माने जाते हैं। वो पूछते हैं, इंपीरियल आर्मी के कमांडर अभी तक क्यों नहीं आए? जिस पर मोल्ट एम्पायर का एक नाइट्स जवाब देते हैं, वो दुश्मन का सामना कर रहे हैं। लेकिन दौरान फौरन इस झूठ को समझ जाते हैं और सोचते हैं दुश्मन की तादाद तो इतनी भी बड़ी नहीं है कि उन्हें रोकने के लिए इतनी बड़ी आर्मी चाहिए हो। जरूर कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद मोल्ट एम्पायर का नाइट सभी प्रिंसली स्टेट्स के राजाओं और कमांडर्स को बुलाता है और कहता है, तैयार हो जाओ, कल सुबह तुम्हारी आर्मीज अल नस्ल को आजाद करने के लिए और उन हमलावरों को मार भगाने के लिए अटैक करेंगी। ये सुनकर सारी प्रिंसली स्टेट्स के राजा अपनी ताकत दिखाने के लिए एक दूसरे से बच्चों की तरह लड़ने लगते हैं। कोई कहता है कल मेरी आर्मी अटैक करेगी और कोई बोलता है नहीं, मेरी करेगी। पर इन सब में दुरान बिल्कुल चुपचाप होकर सिर्फ इन सबको देख रहे होते हैं। तभी एक वैसल स्टेट का राजा मजाक मजाक में कह देता है, ये देखो दुरान, जिसे अल्बी एम्पायर का शेर कहा जाता है, भीगी बिल्ली की तरह चुप होकर बैठा हुआ है। फिर सुबह होती है और सभी एम्पायर्स की जॉइंट आर्मी जापानीज आर्मी पर अटैक करने के लिए निकल पड़ती हैं। लेकिन इस अटैक का कोई फायदा नहीं होता। जापानीज आर्मी उन्हें दूर से ही सपोर्ट कर लेती है और फिर मिसाइल्स और मॉडर्न वेपन्स का इस्तेमाल करके कुछ ही वक्त में उनके आधे से भी ज्यादा सोल्जर्स को खत्म कर देती है। ये देखकर फैंटेसी वर्ल्ड के एम्पायर्स का मोराल बिल्कुल टूट जाता है। वो सब ये जंग छोड़कर भागना चाहते हैं। लेकिन दुरान को उस वैसल स्टेट के राजा की बात याद आ जाती है और फिर इमोशंस में आकर वो फैसला करते हैं, नहीं, अब पीछे नहीं हटना। वो रात को दोबारा एक और अटैक का प्लान बनाते हैं। लेकिन इस बार भी जापानीज आर्मी उन्हें पहले ही सपोर्ट कर लेती है और इस बार तो और भी ज्यादा बेरहमी से उन्हें खत्म करना शुरू कर देती हैं। दुरान आखिरी सांस तक लड़ते हैं, लेकिन आखिर में उनके पास भी एक मिसाइल गिरता है और वो भी मारे जाते हैं और इस तरह जापानीज आर्मी के सामने की सबसे बड़ी रुकावट भी खत्म हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम मोल्टी एम्पायर के राजा को देखते हैं जिसे उसका मंत्री खबर देते हैं, महाराज, हमारी आर्मी बुरी तरह हार गई है और हमने अपने 1 लाख से भी ज्यादा सोल्जर्स गंवा दिए हैं। ये सुनते ही एम्परर सर उठाता है और बड़े ठंडे लहजे में कहता है, सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक हो रहा है। यानी एम्परर ने जानबूझकर अपनी इतनी बड़ी आर्मी भेजी थी ताकि दुश्मन की आर्मी का पावर चेक हो सके और उसके अंदर के पॉलिटिकल एनिमीज जैसे सेनेटर्स, लॉर्ड्स और दूसरे छोटे किंग्स कमजोर पड़ जाएं, ताकि एम्पायर के अंदर छुपे हुए दुश्मनों से कोई खतरा ना रहे। उसके बाद एम्परर कहते हैं, अब
अल्नासिल से लेकर इंपीरियल कैपिटल तक जितने भी शहर हैं उन सबको जला दो, उनके पैसे और खाना लूट लो और उन सब लोगों को मार दो। ये सब इसलिए ताकि जापानीज आर्मी को फूड और सप्लाईज ना मिल सके, उनका मोराल डाउन हो जाए और तब तक एम्पायर अपना काउंटर अटैक प्लान तैयार कर ले। तब मंत्री कहते हैं, महाराज अगर आप ये करेंगे तो सेनेट के लोग आपसे नाराज हो जाएंगे और आपको हटा भी सकते हैं। इस पर एम्परर मुस्कुराता है और कहता है यही तो सबसे अच्छा मौका है, सारे अंदर के दुश्मन भी एक साथ खत्म हो जाएंगे। तभी उसकी बेटी दरबार में आती है और नाराजगी भरे लहजे में कहती है, इस जंग में हमने इतने सारे सोल्जर्स गंवा दिए हैं, अब आप क्या करेंगे महाराज। एम्परर कहते हैं, अभी हम दुश्मन की ताकत और कमजोरी से बिल्कुल अनजान हैं। अगर हमने जल्दबाजी की तो इसका नतीजा बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम अल्नासिल जाओ और उन पर नजर रखो। फिर नेक्स्ट सीन रियल वर्ल्ड में शिफ्ट होते हैं, जहाँ यूएस के प्रेसिडेंट अपने सेक्रेटरी के साथ मीटिंग में होते हैं। प्रेसिडेंट कहते हैं, जापान में जो गेट खुला है उसके दूसरी तरफ बहुत ज्यादा खजाना हो सकता है, तो क्यों ना हम भी अपनी आर्मी उधर भेज दें। इस पर सेक्रेटरी थोड़ा रुक कर कामली जवाब देते हैं, सर अगर आपने ऐसा किया तो हमारे इंटरनेशनल इमेज पर असर पड़ सकता है, हमें अभी थोड़ा और इंतजार करना चाहिए जब तक जापान खुद हमसे मदद ना मांगे। फिर दोबारा सीन शिफ्ट होता है और हम फैंटेसी वर्ल्ड के जापानीज मिलिट्री बेस को देखते हैं, जहां एक हाई रैंक ऑफिसर एटॉमी को ऑर्डर देता है, तुम्हें इस दुनिया के लोगों से दोस्ती करनी है, उनके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज और कल्चर को समझना है और एक रिपोर्ट क्रिएट करनी है। इसलिए तुम्हें आसपास के विलेजेस और सिटीज में जाकर इन्वेस्टिगेशन करनी होगी और इसमें ये टीम तुम्हारी मदद करेगी। ये सुनकर एटॉमी को यकीन ही नहीं आता कि उसे पूरी टीम मिल गई है लीड करने के लिए, इसलिए वो बड़ी लो एनर्जी में खुद को इंट्रोड्यूस करता है, मैं तुम्हारा कमांडर एटॉमी हूँ। जैसे उन्हें तो पता ही नहीं। खैर फिर इनका सफर शुरू होता है। एटॉमी और उसकी टीम जल्दी एक विलेज में पहुंचते हैं। वहाँ के लोग पहले इनसे काफी डर रहे होते हैं, लेकिन एटॉमी के फ्रेंडली नेचर जल्दी उनका भरोसा जीत लेता है और कुछ ही वक्त में वो यहाँ का लोकल मैप हासिल करने में कामयाब हो जाता है। मैप मिलने के बाद टीम अगले विलेज की तरफ रवाना होती है। रास्ते में एटॉमी और उसका एक दोस्त लड़कियों के बारे में मजाक कर रहे होते हैं, यार कैट गर्ल्स कितनी प्यारी होती है ना। ये सुनकर टीम में एक लाल बालों वाली लड़की थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है और उसका रिएक्शन वाकई देखने लायक होते हैं। फिर जैसे ही ये लोग अगले विलेज के बाद पहुंचते हैं, पूरी टीम बिल्कुल शॉक हो जाती है क्योंकि वहाँ एक ड्रैगन पूरे विलेज को जला रहा होता है। एटॉमी के पास इतने इक्विपमेंट नहीं होते हैं कि वो आग बुझा सके, इसलिए वो सिर्फ देखता है और आग बुझने का इंतजार करता है। अगले दिन वो विलेज के अंदर जाकर देखता है तो हर तरफ सिर्फ राख और डेड बॉडीज होती हैं। ये देखकर एटॉमी उदास होकर बैठ जाता है, लेकिन तभी उसकी नजर एक कुएं के अंदर पड़ती है और वहाँ एक लड़की बेहोश पड़ी होती है और ये वही लड़की होती है जिसे एटॉमी ने अपने ड्रीम में देखा था। और इस मिस्टीरियस मूवमेंट के साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है, इस सवाल के साथ ये लड़की कौन है, इसका और एटॉमी का क्या कनेक्शन है, और जापान के प्रेजेंस यहाँ पर बढ़ता देख बाकी कंट्रीज इस पर क्या एक्शन लेंगी, ये तो आपको आने वाली वीडियोस में ही पता चलेगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नेक्स्ट वीडियो का वेट करें।